नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परतक क्लास एज में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही शानदार टॉपिक के बारे में, वो है किरचॉफ के नियम के बारे में। साथियों, हमें बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा कि किरचॉफ का नियम किस प्रकार से ज्ञात होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किरचॉफ का नियम किस में काम आता है। साथियों, जो किरचॉफ का नियम है वो जटिल परिपथों को ज्ञात करने के लिए काम में लिया जाता है। तो सबसे पहले क्या ध्यान रखेंगे हम, किरचॉफ का नियम जटिल परिपथों को किरचॉफ का नियम है वो जटिल परिपथों को ज्ञात करने के लिए काम में लिया जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि किरचॉफ का जो नियम है वो परिपथों को एनालिसिस करने के लिए किया जाता है कि किस प्रकार से इनके जो परिपथ है उसको ज्ञात करेंगे। ठीक है साथियों, अब हम क्या देखेंगे कि ये किरचॉफ का नियम है, दो नियम काम में लेते हैं किरचॉफ में। कौन कौन से? किरचॉफ के दो नियम है। एक होता है केसीएल नियम, दूसरा होता है केवीएल नियम। ठीक है साथियों, जो केसीएल नियम है वो किरचॉफ करंट लॉ होता है, जबकि केवीएल क्या होता है? किरचॉफ वोल्टेज लॉ। कहने का मतलब क्या हुआ कि यह क्या है? किरचॉफ का करंट नियम, जबकि किरचॉफ का धारा नियम, जबकि केवीएल क्या है? किरचॉफ का वोल्टेज नियम। साथियों में एक चीज और ध्यान रखनी होगी, जो किरचॉफ का करंट नियम है यह नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जबकि किरचॉफ का जो वोल्टेज नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। केसीएल क्या करता है कि केसीएल है वो क्या करता है, ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जबकि केवीएल क्या करता है, यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है साथियों, अब हम क्या करेंगे, इनके बारे में पता चलाएंगे। इस परिपथ से, इस बंद परिपथ से किस प्रकार से हम इससे पता चलाएंगे कि इसमें किस प्रकार से इसमें नोड की संख्या है कितनी होती है और किस प्रकार से यह ज्ञात होता है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा, जिस बंद परिपथ में दो से अधिक ब्रांचें निकलती हो उसे नोड बोलते हैं। जिस परिपथ में, यह ध्यान रखना होगा, इस बात को हमें नोट करना होगा, जिस परिपथ में या जिस बंद परिपथ में दो से अधिक ब्रांचें निकलती हो उसे हम नोड कहते हैं। कहने का मतलब इस परिपथ में आप देखिए, यह एक बंद परिपथ है और इसमें क्या हो रहा है, इसमें यहां से हमने धारा प्रवाही की, इसमें कितनी ब्रांचें निकल रही है? एक ब्रांच ये निकल रही है और एक ब्रांच ये निकल रही है। कहने का मतलब ये इसका क्या हुआ, ये इसका नोड हुआ। ठीक है साथियों, इसके बाद हम देखेंगे, यहां देख लीजिए, एक यहां से धारा प्रवाह हो रही है, एक यहां से धारा प्रवाह, एक यहां से। कहने का मतलब जिसमें दो से अधिक ब्रांच निकलती हो, एक ब्रांच, दो ब्रांच और तीन ब्रांच। कहने का ना यहां इसका नोड हुआ। ये ध्यान से, इस नोड को ध्यान रखना होगा। यहां पर हमें इसमें क्या हुआ, एक ये ब्रांच हुई, एक ये ब्रांच हुई, एक ये ब्रांच हुई। इसका मतलब यहां क्या हुआ, ये इसका नोड हुआ। नोट करना होगा ध्यान से इस बात को, एक ये ब्रांच हुई, एक ये ब्रांच हुई, एक ये ब्रांच हुई। इसका मतलब इसका नोड ये हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, इस सर्किट में नोड कितने हुए? इस सर्किट में नोड की संख्या 4 है साथियों। इस सर्किट में नोड की संख्या कितनी है? 4 है। इसमें हो क्या किया हमने कि नोड किसे कहते हैं? जिस सर्किट में ब्रांच की संख्या 3 से अधिक हो
यहां से हमने, यहां से देखिए, यहां तक देखिए और यहां देखिए, यहां जो बिंदु बन रहा है इस बिंदु को नोड बोलेंगे हम, और नोड की संख्या इस ब्रांच में हमें, इस परिपथ में हमें 4 दिखाई दे रही है। ठीक है साथियों, इस प्रकार से हम इसके आगे क्वेश्चन करेंगे, किस प्रकार से इसके क्वेश्चन होंगे, लेकिन हमें इससे पहले देखना होगा कि जो केसीएल नियम है वो किस प्रकार से ज्ञात होता है। तो हम देखेंगे, मान लीजिए एक बात और ध्यान रखना होगा, किसी भी बंद परिपथ में, किसी भी बंद परिपथ में जो नोड होता है उस पर विद्युत धारा का जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। किसी भी बंद परिपथ में, यह एक बंद परिपथ है, इसमें ये नोड है, इस पर बीजगणितीय योग धारा का कितना होगा, शून्य होगा। तो हमें 2 बातें नोट करनी होगी। सबसे पहले, पहली बात तो यह नोट करनी होगी कि किसी भी परिपथ में दो से अधिक, दो नहीं, 2 से अधिक ब्रांच होने पर या शाखा होने पर शाखा को, जहां 2 से अधिक क्या है, शाखाएं हैं, उसे हम, ब्रांच है, उसे हम नोड कहते हैं। शायद आप समझ गए होंगे कि 2 से अधिक ब्रांच है, यानी यहां पर कितनी ब्रांच है, 1, 2 और 3, यहां नोड हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, 2 से अधिक ब्रांच है, उसे हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। यह बात आपको समझ में आई होगी। दूसरी, किसी भी बंद परिपथ में, किसी भी बंद परिपथ में जो नोड होता है उस पर विद्युत धारा का बीजगणितीय योग कितना होता है, चाहे ये नोड हो, चाहे ये नोड हो, चाहे ये नोड हो, चाहे ये नोड हो, इन पर विद्युत धारा का जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। इसका मतलब क्या हुआ, सिग्मा आई बराबर 0। यह अभी तक आपको समझ में आया होगा। क्या किया हमने, चाहे एक कोई भी सर्किट है, इसमें क्या किया है, चाहे कोई सा भी नोड हो, इस पर जो धारा का बीजगणितीय योग है वो शून्य होगा। इसका मतलब सिग्मा आई बराबर सभी का मान क्या है, 0। ठीक है साथियों, अब क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे कि आने वाली और जाने वाली धाराएं किस प्रकार से ज्ञात होती है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले एक सर्किट बनाते हैं। ठीक है साथियों, यह क्या है, अभी हमने बात की थी, यह क्या है, यह इसका नोड है, ये इसका क्या है, ये नोड है। और नोड, ये इसकी बात कर रहा हूं, और नोड पर जो धारा का बीजगणितीय योग कितना होता है, धारा का बीजगणितीय योग कितना होता है, 0 होता है। ये पहली बात हमें ध्यान रखनी होगी। अब हमने धारा पढ़ा था कि जो किरचॉफ का करंट नियम है यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना आवेश या जितनी धारा हम यहां पर देंगे उतनी हम बाहर लेंगे। कहने का मतलब इस पॉइंट पर कोई भी विद्युत का लॉस नहीं होगा। जितनी धारा हम यहां पर देंगे उतनी ही धारा हम क्या करेंगे, बाहर की तरफ लेंगे। तो जितनी धारा यहां आएगी उतनी ही धारा यहां से बाहर निकलेगी। इसका मतलब यहां पर इस पॉइंट पर किसी भी प्रकार की धारा का लॉस नहीं होगा। पहली बात हमें यह ध्यान रखना होगा। अब हमें क्या करना है, जो धाराएं आ रही है उसे अलग करना है, जो धाराएं जा रही है उसे अलग करना है। इसके बाद देखिए, इसे धारा का मान दे दिए I1, I2, I3, I4 और I5। ये 5 हमें दिखाई दे रही है। यहां ये ब्रांचें हैं। किस प्रकार से लिखेंगे, जो धारा आ रही है उसे प्लस मान लीजिए, जो धारा जा रही है उसे माइनस मान लीजिए। देखिए हम किस प्रकार से करेंगे। जैसे यह धारा आ रही है I2, ठीक है, साथ ही ये प्लस में है क्योंकि ये अंदर आ रही है। I3 माइनस, ये अंदर आ रही है, तो यहां क्या करेंगे, प्लस I4, ये बाहर जा रही है, माइनस I5, ये बाहर जा रही है, माइनस I1। कहने का मतलब क्या हुआ, जो धाराएं बाहर जा रही है और जो धाराएं अंदर आ रही है इसको एक बार इस प्रकार से लिख लीजिए। ठीक है साथियों, अब क्या करेंगे,
प्लस में जो मान है उसको अलग लिख लीजिए, जो मान माइनस में उसे अलग कर लेंगे। देखिए यहां ये मान प्लस का है तो इसे I2 लिख लीजिए यहां पर, और यहां प्लस में कितना है, यहां धारा में प्लस का मान कितना है I4, I4 अंदर जा रहा है तो I4 प्लस I4, ठीक, बराबर। अब जो धाराएं जा रही है I5 बाहर जा रही है, I3 बाहर जा रही है, I1 बाहर जा रही है, इसे अलग लिख लीजिए। जैसे I3 है वो बाहर की तरफ जा रही है, प्लस I1 बाहर की तरफ जा रही है, और I5 बाहर की तरफ जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ, जो धाराएं आ रही है उसको अलग लिख लेते हैं, चाहे प्लस का मान चाहे I2 क्या है प्लस में, इसको हमने यहां लिख लिया। ठीक है साथियों, I2 ये अंदर आ रही है, I4 अंदर आ रही है। ठीक है सर, इसको प्लस में लिख लेते हैं I4 को। ठीक है साथियों, ये दोनों प्लस की धाराएं, इसे अलग लिख लेते हैं। जो धाराएं जा रही है I5 जा रही है, I1 जा रही है, I2 जा रही है, I3 जा रही है, तो हमने क्या किया है, I3 बाहर जा रही है, I4 अंदर आ रही है, I5 बाहर जा रही है। तो क्या किया, जो धाराएं अंदर आ रही है उसे एक तरफ लिख लेते हैं, जो धाराएं बाहर जा रही है उसको एक तरफ लिख लें। इस प्रकार से हमने लिखा है। तो इसका मान क्या हुआ, I2 प्लस I4 बराबर I3 प्लस I4 प्लस I5। I1 है साथियों, ये I1 क्योंकि बाहर जा रही है, यहां I1 मान लीजिए, तो इनका मान क्या होगा, 0। यह बात आपको ध्यान में आई होगी। मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं इसे। जो धाराएं बाहर जा रही है उसे एक तरफ लिख लीजिए, जो धाराएं बाहर जा रही है उसे एक तरफ लिख लीजिए। कहने का मतलब इसमें हमने क्या किया है, I1 बाहर जा रही है, सबसे पहले अंदर आ रही है उसको देख लीजिए। I2 क्या हो रहा है, I2 अंदर आ रही है, इसके यहां लिख लिया प्लस में। I4 अंदर आ रही है, ये आपको दिखाई दे रही होगी, इसको प्लस में लिख लिया। ठीक है साथियों, बराबर जो धाराएं बाहर जा रही है, I3 क्या हो रही है, बाहर जा रही है, I1 क्या है, बाहर जा रही है, और I5 क्या है, बाहर जा रही है। इसको एक तरफ लिख। इसका मतलब क्या हुआ, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। और आने वाली धारा बराबर जाने वाली धाराओं का बीजगणित योग कितना होता है, 0 होता है। जितनी धाराएं अंदर आ रही है उतनी धारा बाहर जा रही है, तो इन धाराओं का बीजगणित योग 0 होता है। यह आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे कि ये किस प्रकार से तो अंदर आ रही है धारा और किस प्रकार से बाहर जा रही है धारा, इसके ऊपर करेंगे हम न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट करेंगे। अब हम बात करने वाले हैं अब इनके बेस्ड न्यूमेरिकल के बारे में। तो किस प्रकार के इनके न्यूमेरिकल के जो क्वेश्चन है वो आते हैं। हमने पढ़ा है आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, लेकिन हम क्या करें, अब करने वाले हैं क्वेश्चन किस प्रकार से ज्ञात होंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से होगा। इसमें क्या पूछा है, हमें धारा का मान पूछा है कि धारा का मान कितना होगा। यह एक बंद परिपथ बनाया गया है, इसमें धारा का मान कितना होगा। करेंगे क्या, इसमें सबसे पहले हमारे पास अगर कोई परिपथ दिया हो तो हम उनमें पता चलेंगे कि इसमें नोड कितने, और नोड किसे बोलते हैं, दो से अधिक शाखाएं जहां मिलती है उसे नोड बोलते हैं। तो देखिए नोड कितने, इसमें एक नोड यहां रहा, यहां क्या हो रहा है, 1 2 और 3, 2 से अधिक शाखाएं मिल रही है। एक नोड यहां पर रहा, 1 2 और 3, यह भी नोड है क्योंकि 2 से अधिक शाखाएं मिल रही है। तीसरा नोड यहां पर रहा, 1 2 और 3, यहां भी क्या हो रहा है, 1 से अधिक शाखाएं मिल रही है, 2 से अधिक। और एक नोड यहां रहा, यहां भी क्या, 1 2 और 3, ये शाखाएं मिल। इसका मतलब इसमें नोड की संख्या में पूछे तो 4 होगी। सबसे पहले हमें यह ज्ञात होना जरूरी है। ठीक है साथियों, अब इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे। यहां से क्या हुआ, 12 एम्पीयर की धारा, यहां से 12 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हुई। ठीक है, और इसमें से 10 एम्पीयर की धारा यहां चली गई। ठीक है साथियों, तो यहां कितने एम्पीयर की धारा बच गई,
10 एम्पीयर की धारा यहां से प्रवाहित हुई और यहां 10 एम्पीयर की धारा चली गई, तो यहां पर कितनी एम्पीयर की धारा बची? 2 एम्पीयर की धारा यहां पर बच गई। ठीक है साथियों, हुआ क्या कि 10 एम्पीयर की 12 एम्पीयर की धारा थी, 10 एम्पीयर की धारा यहां चली गई, तो यहां पर 2 एम्पीयर की धारा बच गई। ठीक है साथियों, अब क्या करेंगे, यहां देख लीजिए, यहां क्या है, 10 एम्पीयर की धारा यहां से आ रही है। ठीक है साथियों, और यहां पर कितनी है? 6 एम्पीयर की धारा है। ठीक है साथियों, कितनी एम्पीयर की धारा आ रही है? 10 एम्पीयर की धारा आ रही है, यहां पर 6 एम्पीयर की धारा है, इसलिए यहां कितने एम्पीयर की धारा बचेगी? यहां 4 एम्पीयर की धारा यहां पर बच जाएगी। किस प्रकार से? क्योंकि हमारे पास यहां मान दिया हुआ 10 एम्पीयर, ये धारा आ रही है 10 एम्पीयर यहां तक, और इस ब्रांच पर ये ब्रांच आ रही है, ये ब्रांच आ रही है, ये ब्रांच आ रही है, इस प्रकार से आ रही है ये ब्रांचें। इस ब्रांच पर 10 एम्पीयर की धारा आ रही है, इस ब्रांच पर 6 एम्पीयर की धारा पहले से दे रखी है हमें, तो इस ब्रांच पर धारा का मान कितना होगा? 4 एम्पीयर होगा साथियों, यह हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है साथियों, तो यहां पर धारा का मान कितना हुआ? 4 एम्पीयर। अब क्या होगा, हमें यहां पर मान पूछा है कि I का मान कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, यहां से धारा कितनी आ रही है इस नोड पर? 2 एम्पीयर जो हमें दिखाई दे रही है। ठीक है साथियों, यहां पर हमें कितनी धारा दिखाई दे रही है? 4 एम्पीयर इस नोड पर। ठीक है साथियों, यहां पर आने वाली धारा कितनी है? 2 एम्पीयर। यहां पर आने वाली धारा कितनी है? 4 एम्पीयर। तो यहां पर जो जाने वाली धारा है वो कितनी होगी? 6 एम्पीयर यहां पर जाने वाली धारा होगी। ठीक है साथियों, समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से रिवाइंड करके इस क्वेश्चन को देख ले कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन होगा। हमें इनके 4 नोड है, इनको पता चलेगा कि ये किस प्रकार से क्वेश्चन होगा। तो इस प्रकार से 6 एम्पीयर ये धारा यहां पर आएगी। अब हमें एक चीज का और पता ध्यान रखना होगा, यहां से 6 एम्पीयर की धारा आ रही है। ठीक है साथियों, यहां पर 6 एम्पीयर की धारा पहले से है, यहां से 6 एम्पीयर की धारा है हमारे पास, यहां हम लेकर आए 6 एम्पीयर की धारा। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर 6 एम्पीयर की धारा और यहां पर 6 एम्पीयर की धारा, और यहां पर कितने? 12 एम्पीयर की धारा आ रही। इसका मतलब क्या हुआ, हमने यहां से पहले से 12 एम्पीयर की धारा, यहां से सबसे पहले 12 एम्पीयर की धारा से चालू किया था, और यहां लास्ट में मान कितना आ रहा है? 12 एम्पीयर। इसका मतलब क्या हुआ, यह क्वेश्चन हम सही तरीके से कर रहे हैं। ठीक है साथियों, अब क्या करेंगे, हम दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। यह किस प्रकार से क्वेश्चन हुआ, बहुत ही ध्यान से देखना होगा। सबसे पहले इसमें भी हमें नोड के बारे में पता चलना होगा कि नोड कितने हैं और नोड किसे कहते हैं। मैं आपको बार बार बता रहा हूं इस पर कि नोड किसे कहते हैं, जहां पर 2 से अधिक ब्रांचें मिलती है। जिस बिंदु पर 2 से अधिक ब्रांचें मिलती है इसे नोड कहते हैं। और इसमें देखेंगे नोड की संख्या कितनी है, हमें यह पता सबसे पहले इस बात का पता होना चाहिए कि नोड की संख्या कितनी है। एक नोड की संख्या ये रही, यहां क्या हो रहा है? 1, 2 और 3, ये क्या है? ये नोड है। और 2 से अधिक ही होनी चाहिए ब्रांच की संख्या। ये क्या है? ये नोड है। क्यों है नोड? क्योंकि एक यहां से आ रही है, एक यहां पर है और एक यहां पर है। इसका मतलब यहां 3 ब्रांचें मिल रही है एक स्थान पर। ठीक है साथ, ये नोड है। क्यों है नोड? एक यहां ब्रांच मिल रही है, एक यहां मिल रही है, एक यहां मिल रही है। एक ये रहा नोड, एक ब्रांच क्या हो रहा है इसमें, क्या हो रहा है? एक ब्रांच ये आ रही है, एक ये आ रही है, एक ये आ रही है। ठीक है साथियों, एक नोड ये रहा, एक ब्रांच ये आ रही है, एक ब्रांच ये आ रही है, एक ब्रांच ये जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें नोड की संख्या 5 है। ठीक है साथियों, इस बात का हमने सबसे पहले पता कर लिया है। अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे किस प्रकार से होगा। सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, आराम से यहां से स्टार्ट करेंगे। यहां से 5 एम्पीयर की धारा यहां आ रही है। ठीक है साथियों, और यहां से 2 एम्पीयर की धारा आ रही है। कहने का मतलब आने वाली धारा कितनी है? 5 एम्पीयर की धारा यहां आ रही है और 2 एम्पीयर की धारा यहां आ रही है। इसका मतलब इसके कहने का मतलब जो जाने वाली धारा का मान कितना होगा?
जाने वाली धारा का मान 5 और 2 7 एम्पियर होगा साथियों। समझ में आया होगा। 5 यहां से आ रही है, 2 यहां से आ रही है, इसका मतलब ये आने वाली धारा और जाने वाली धारा का योग कितना होगा? 7 होगा। ठीक है साथियों, अब क्या करेंगे, यहां से कितनी धारा आ रही है? 7 एम्पियर। ठीक है साथियों, यहां से कितनी धारा आ रही है? 3 एम्पियर। ठीक है साथियों, यहां से कितनी एम्पियर धारा आ रही है? 7 एम्पियर। और यहां से कितनी धारा आ रही है? 3 एम्पियर। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो धारा का मान है वो कितना होगा? 10 एम्पियर होगा। यहां तक आपको समझ में आया होगा कि इस प्रकार से वहां आने वाली धारा 7 एम्पियर और आने वाली धारा 7 एम्पियर। इसका मतलब जाने वाली धारा का मान कितना होगा? 10 एम्पियर। आने वाली धारा बराबर तो जाने वाली धारा बोलते हैं हम। तो आने वाली कितनी है? 7, आने वाली कितनी है? 3, और जाने वाली कितनी होगी? 10 एम्पियर, क्योंकि आने वाली बराबर जाने वाली धारा बोलते हैं। ठीक है साथियों, अब क्या करेंगे, यहां पर आने वाली धारा कितनी है? 10 है। और यहां से धारा कितनी जा रही है? 2 एम्पियर यहां से जा रही है। आने वाली कितनी है? 10। और यहां जा कितनी रही है? 2 एम्पियर। अब यहां हमें धारा का मान पता नहीं है अभी, तो इस धारा का मान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे हम? बहुत ध्यान से देखना, इस धारा का मान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, क्योंकि यहां धारा का मान कितना आ रहा है? 1 एम्पियर। ठीक है साथियों, और यहां पर हम मान ले, यहां धारा का मान यदि 2 मान ले, ठीक है साथियों, तो यहां 1 एम्पियर धारा आ रही है और यहां 2 एम्पियर धारा आ रही है। तो साथियों ध्यान रखना होगा, यहां पर जो धारा जा रही है उसका मान कितना होगा? 3 एम्पियर। यहां से इसको ज्ञात करेंगे इस प्रकार से, जो हमने सबसे पहले देखा था। यहां से धारा 1 आ रही है, यहां से धारा 2 मान ली, तो यहां धारा का मान 3 एम्पियर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां जो धारा है इसका मान कितना होगा? यहां 2 मानेंगे इसको। समझ में आया होगा अभी तक आपको? आराम से देख रहा किस प्रकार से इस क्वेश्चनों को करना है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद यहां पर हमारे पास मान आ गया है, यहां पर धारा कितनी आ रही है? 10 एम्पियर यहां से, और कितनी कितनी धाराएं जा रही है? यहां 2 एम्पियर धारा जा रही है और यहां 2 एम्पियर धारा जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ? आने वाली बराबर जाने वाली। इसका मतलब 10 में से 2 एम्पियर यहां चली गई, 2 एम्पियर यहां गई। इसका मतलब यहां आई का मान 6 एम्पियर होगा। ठीक है साथियों, अब एक बार और देख लेते हैं। यहां से धारा आ रही है 5 एम्पियर और यहां पर धारा कितनी है? 1 एम्पियर। तो यहां पर धारा का मान कितना होगा? 6 एम्पियर, जो हमने ज्ञात किया है। और यहां किस प्रकार से आई? यहां धारा का मान 10 एम्पियर आ रहा है, यहां 2 दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है नहीं है, लेकिन ज्ञात कैसे करेंगे? ये 1 एम्पियर और यहां 2 मान लेते हैं, 2 एम्पियर, और इनसे यहां 3 एम्पियर मान होता है। इसका मतलब यहां 2 एम्पियर होगा। 10 में से 2 एम्पियर धारा यहां चली गई, 2 एम्पियर यहां चली गई। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 में से 4 गए तो 6 एम्पियर की धारा यहां बचेगी, जो इसका आंसर होगा। तो साथियों, आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम केसीएल के बाद केवीएल के नियम के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार के केवीएल के जो क्वेश्चन है वो ज्ञात होते हैं। ठीक है साथियों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं केवीएल नियम के बारे में। केवीएल का नियम वो किस प्रकार से ज्ञात होता है। इससे पहले हमें केसीएल का नियम देखा था। केवीएल नियम में क्या होता है? सिग्मा V बराबर 0। ठीक है साथियों, तो सिग्मा V का मान क्या होगा? V बराबर I इंटू R बराबर इसका मान 0। ठीक है साथियों, तो V बराबर V1 प्लस V2। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टोटल वोल्टेज है वो क्या होगा? टोटल वोल्टेज वो डिवाइड हो जाएगी 2 भागों में। तो हमें क्या इससे हम समझ सकते हैं किस प्रकार से होगा। यहां हमने क्या किया? धारा प्रवाहित की। यहां क्या है? R1 और R2। इसका मतलब क्या हुआ कि R1 और R2 किस श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में क्या होते हैं? धारा का मान समान होता है और वोल्टेज क्या होते हैं? बट जाते हैं। और हम यहां क्या करें? यहां टोटल V, यहां वोल्टेज है वो टोटल वोल्टेज V है,
और यहां पर क्या करें V1 और V2, इसका मतलब क्या हुआ, वोल्टेज का मान बट गया है। वोल्टेज यहां टोटल V था और यहां V1 और V2, इसका मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज बढ़ चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, जो केवीएल का नियम है इसकी हम परिभाषा किस प्रकार से पढ़ेंगे, किसी बंद डीसी परिपथ में वोल्टेज का बीजगणितीय योग शून्य होता है। लिख लीजिए इसे किस प्रकार से, किसी बंद डीसी परिपथ में वोल्टेज का बीजगणितीय योग कितना होता है, शून्य होता है। ठीक है साथियों, और शून्य किस प्रकार से होगा, जो हमने यहां देखा था सिग्मा वी बराबर 0 और V का मान I इंटू आर, सिग्मा I इंटू आर बराबर 0, और वोल्ट टोटल वोल्टेज है वो क्या होती है, V1 और V2 में बढ़ जाते हैं। एक बात हमें ध्यान रखना होगा, जो KVL है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, KVL ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जबकि KCL है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है साथियों, KCL में क्या किया था, सिग्मा I बराबर 0 रखा था, जबकि KVL में क्या करें, इस प्रकार से कर रहे हैं। ठीक है साथियों, अब जो KVL है इसके बेस न्यूमेरिकल के बारे में पढ़ेंगे आगे। ठीक है साथियों, अब हम क्वेश्चन की बात करेंगे कि इसके न्यूमेरिकल, जो KVL नियम है उसके न्यूमेरिकल किस प्रकार से होंगे। तो सबसे पहले हम इस न्यूमेरिकल को ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये किस प्रकार से होगा, तो इसको हमें ज्ञात क्या करना है, हमें देखना है इसमें क्या क्या मान दिए हुए हैं। सबसे पहले देखिए, जो वोल्टेज है वो कितने हैं, 80 वोल्ट, धारा है वो 4 एम्पियर, और इसमें क्या है, जो प्रतिरोध का मान है R1, R2 और R3, इसमें R2 और R3 का मान तो दिया हुआ है, लेकिन हमें R1 का मान नहीं दिया है। तो हम ज्ञात कैसे करेंगे, R1 बराबर V बट्टा I, इसका मतलब क्या हुआ, V बट्टा वोल्टेज कितने 80, I का मान कितना है 4। ठीक है साथियों, इसका मतलब क्या हुआ, R का मान है कितना होगा 20 चौक 80, इसका मतलब 80 इसका मान होगा। अब ये 80 जो मान है ये टोटल है, R1, R2, R3 तीनों का मान है। जो 20 मान है वो किसके है, तीनों के मान है। तो हमें क्या है, इसमें से तीनों में से R2 और R3 के तो मान दिए हुए हैं, लेकिन R1 का मान हमें दिया हुआ नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, R1 बराबर R2 प्लस R3। ठीक है साथियों, इसका मतलब क्या हुआ, इन तीनों का जो मान है हमें क्या देखना है कि R1, R2 प्लस R3, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें R1 का मान दे दिया हुआ है, R2 और R3 का मान दिया हुआ है, और R1 का मान है, जो टोटल मान है वो कितना है 20 है, टोटल मान इसका 20 है, R1 प्लस R2 प्लस R3, और टोटल मान कितना है हमारे पास 20 टोटल मान है। ठीक है साथियों, हमें क्या ज्ञात करना है, R1 का मान मेरे पास है नहीं, R2 का मान 7 है, जबकि R3 का मान 5 है। ठीक है साथियों, अब क्या करेंगे, 20 बराबर R1 प्लस, अब 7 और 5 इन दोनों के मान कितने हैं 12, क्योंकि श्रेणी क्रम में इनके मान क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 7 और 12 इन दोनों के मान कितने हैं 12। तो साथियों करना क्या है, R1 का हमें मान निकालना है। इस R1 का अगर हमें मान निकालना पड़े तो किस प्रकार से निकालेंगे, 20 माइनस 12। तो साथियों इसका जो मान है, R1 का जो मान निकल के आएगा वो होगा 8। ठीक है, 8 ओम इसका, और यहां जो R1 है इसका मान कितना होगा 8 ओम, यहां इसका मान निकल करके आ जाएगा। अब एक बार इसको फिर से देख लेते हैं हुआ किस प्रकार से। हमें क्या करना है, इसमें वोल्टेज 80 वोल्ट दिए,
धारा 4 एम्पीयर दिए हुई है और प्रतिरोध 3 मान दिए हुए R1 R2 R3, जिसमें R1 का हमें मान ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, R बराबर V बटा आई। R बराबर V का मान 80 है और I का मान 4 है। कहने का मतलब तीनों का मान हो गया R1 R2 R3 का 80, सॉरी 20 चौक 80। ठीक है साथियों, अब क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में तीनों जुड़ जाएंगे। तो 20 बराबर ये तीनों का मान है R1 R2 R3, तो 20 बराबर R1 हमारे पास दिया हुआ नहीं है, R2 का मान 7 है और R3 का मान 5 है। अभी तक समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे, 20 बराबर R1 प्लस 7 और 5, क्योंकि हमारे पास R2 और R3 का मान दिया हुआ है, तो इन दोनों का मान कितना हो जाएगा 12। करना क्या है, हमें R1 का मान निकालना है। R1 का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, R1 बराबर 20 माइनस 12, कहने का मतलब R1 का जो मान है वो 8 ओम आएगा। ठीक है साथियों, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है साथियों, अब हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि यह क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, वोल्टेज का मान दिया हुआ है, धारा हमें ज्ञात करनी है और प्रतिरोध है वो अलग अलग इनका मान दिया है, और इसमें ज्ञात क्या करना है, हमें V3 ज्ञात करना है। ठीक है साथियों, तो हम इसको ओम के नियम के आधार पर करेंगे। ये किस प्रकार से होगा, तो देखिए V3 का मान हमें ज्ञात करना है। कहने का मतलब V3 बराबर I इंटू R3, ये ओम के नियम से हुआ। V बराबर I इंटू R होता है, तो हमें क्या है V3 का मान ज्ञात करना है, तो V बराबर I इंटू R3। ठीक है साथियों, अब क्या करेंगे, V3 बराबर I का मान कितना है, हमें दिया हुआ नहीं है, तो I का यहां I रख देते हैं। R3 का मान कितना दिया, हमें 4 दिया हुआ है। अभी तक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये किस प्रकार से हुआ है। अब क्या करेंगे, V3 बराबर I इंटू 4। अब हमें यहां I का मान का पता नहीं है, I का कितना मान होगा, तो सबसे पहले हम ओम के नियम से I का मान निकाल के लेके लाते हैं। I बराबर V बट्टा R। अब I का यहां पर हमें पता नहीं है, तो इसका हम क्या करते हैं, ओम के नियम से इसका मान निकाल के लाते हैं। I बराबर V बटा R, V का मान कितना है 54 वोल्ट, तो I बराबर 54 और R का मान कितना है। अब देखिए साथियों, जो R का मान है वो हमें यहां पर दिखाई दे रहा है R1 R2 R3। करना क्या है, ये तीनों श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में क्या होता है, ये तीनों मान जुड़ जाएंगे। श्रेणी क्रम में क्या होता है, ये तीनों मान जुड़ जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, 6 प्लस 8 प्लस 4, तो ये तीनों हो गए 18। ठीक है साथियों, I बराबर V बट्टा R हमारे पास आ गया और यहां ये 3 बार कट गया, तो हमारे पास अब क्या हुआ है, ये I का मान निकल करके आ गया जो हमें यहां चाहिए था। ठीक है साथियों, तो V3 बराबर हमें I का मान प्राप्त हो गया 3 और R3 का मान हमारे पास पहले से था 4, तो V3 का जो मान निकल करके आएगा वो 12 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर हमें जो मान चाहिए था वो 12 वोल्ट मिला है। ठीक है साथियों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप फिर से क्वेश्चन को रिवाइंड करके देख ले। आज के लिए बस इतना ही, कल एक बार फिर से नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।